राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं फॉर दिल्ली एम्स एग्जाम पर्पस। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने वहाँ पे पढ़ा था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, उसके क्लिनिकल साइन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में और उसके जो है मैनेजमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक और नया डिजीज कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये डिजीज हमारा पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोरिक जो पार्ट रहता है, स्पेशली नेफ्रॉन का वो पार्ट, पेल्विस वाला एरिया, इसके अलावा नेफ्रॉन का जो वो एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है, उसके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम वुड मोस्ट लाइकली इंडिकेट पाइलोनेफ्राइटिस? क्या क्लिनिकल साइन है जो पाइलोनेफ्राइटिस के बारे में इंडिकेट करता है? जैसा हमने लास्ट यूटीआई के बारे में पढ़ा था कि सिस्टाइटिस का मोस्ट कॉमन क्लासिकल साइन सीवियर बर्निंग, अर्जेंसी और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, वैसे ही पाइलोनेफ्राइटिस का मोस्ट कॉमन क्लिनिकल साइन वहां पे क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है एसाइटिस, सेकंड वन है कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, सीवीए टेंडरनेस इसको कहते हैं, polyuria or nausea and vomiting. What is the correct answer? What is the most common classical symptom of pyelonephritis? First option is ascites, costovertebral angle tenderness, polyuria and nausea and vomiting. Which one is the classical sign? देखिएगा, हाँ यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है बी, दैट इज कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, सीवीए। कोस्टोवर्टिब्रल एंगल को शॉर्ट में लिखते हैं सीवीए। हालांकि कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट जो एक नर्वस सिस्टम की डिजीज है उसके लिए भी सीवीए लिखते हैं, इसको भी सीवीए से डिनोट करते हैं। और वहां पे टेंडरनेस का मतलब होता है जब हम टच करते हैं तो सीवियर पेन होता है, तो सीवियर टेंडरनेस देखने को मिलेगी। पाइलोनेफ्राइटिस के क्लासिकल कॉमन सिम्टम के अंदर सीवियर टेंडरनेस सबसे क्लासिकल साइन है। इसके अलावा यूरिन के अंदर बर्निंग, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी और मरीज को फीवर के चिल्स के साथ में फीवर और फटीग, ये कुछ कार्डिनल क्लासिकल साइन होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के। एसाइटिस, पोलीयूरिया, नोजिया एंड वोमिटिंग जो है वो पाइलोनेफ्राइटिस को इंडिकेट नहीं करते हैं, है ना। एसाइटिस हमने पढ़ा था कि लीवर सिरोसिस का साइन होता है, पॉलीयूरिया जो होता है वो डायबिटीज का क्लासिकल साइन है और नोजिया वोमिटिंग जीआई डिस्टरबेंस की वजह से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी, ए सी डी जो है वो रॉन्ग वन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड पुट द क्लाइंट एट इंक्रीज रिस्क ऑफ पाइलोनेफ्राइटिस? कौन सा फैक्टर है जो मरीज को पाइलोनेफ्राइट की रिस्क जो होती है उसको बढ़ाने का काम करता है? द फर्स्ट ऑप्शन इज हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, कोई भी मरीज जिसको हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है उसको ज्यादा होगा। इनटेक ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रेनबेरी जूस, वो मरीज जो क्रेनबेरी जूस को इनटेक ज्यादा करता है उसको होने की संभावनाएं ज्यादा है। फ्लूइड इनटेक ऑफ 2000 मिलीलीटर पर डे, मतलब 2 लीटर पर डे फ्लूइड इनटेक करता है उसको होगा। या हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जिसको डायबिटीज मेलाइटस का हिस्ट्री है उसको होने की संभावनाएं ज्यादा है। कौन सा ऐसा मरीज है जिसको पाइलोनेफ्राइटिस की रिस्क ज्यादा होती है? इन चार कंडीशन में से किसको पाइलोनेफ्राइटिस होने की रिस्क जो है वो ज्यादा है? तो देखिएगा, पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो सबसे ज्यादा होता है उन मरीजों में जिनमें हिस्ट्री होती है। किस किस चीज की हिस्ट्री होती है? जिनमें हिस्ट्री होती है डायबिटीज मेलाइटिस की, जिसमें हिस्ट्री होती है यूटीआई की, जिसमें हिस्ट्री होती है रीनल कैलकुलस की। ये वो मरीज है जिनको ये इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, रीनल कैलकुलाई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और डायबिटीज मेलाइटस। तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री वाले मरीज को इंक्रीज हो जाती है रिस्क पाइलोनेफ्राइटिस होने की। दूसरे हाई रिस्क के अंदर प्रेग्नेंट वुमन रहती है जिसको ये होने की संभावना ज्यादा है, या वो इंडिविजुअल जिनमें स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन देखने को मिलता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, कहीं भी स्ट्रक्चर और इस तरीके की प्रॉब्लम अगर किसी इंडिविजुअल में होती है तो उसमें पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो ज्यादा होता है। ए ऑप्शन में दिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, वो मरीज को किडनी डैमेज होने की रिस्क पे तो रखता है लेकिन किडनी में इंफेक्शन होने की रिस्क नहीं होती है। हाइपरटेंशन वाले मरीज की किडनी डैमेज हो सकती है, वेस्कुलर इंजरी हो सकती है, लेकिन इससे किडनी में इंफेक्शन नहीं हो सकता। इंफेक्शन तभी होता है जब डायबिटीज हो, यूटीआई हो या रीनल कैलकुलाई हो। वो मरीज जो क्रेनबेरी जूस का इंटेक ज्यादा करता है और 2 लीटर फ्लूइड पर डे जो है वो उसका इंटेक करता है,
तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस या इन्फेक्शन होने की संभावना मिनिमाइज हो जाती है, ज्यादा नहीं होगी। तो ये ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है जो गलत है, क्योंकि इन मरीजों को पाइलोनेफ्राइटिस या किडनी का इन्फेक्शन नहीं होता है। डायबिटीज मेलाइटिस वाले मरीज को किडनी इन्फेक्शन होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लैब टेस्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर असेसिंग द क्लाइंट्स रीनल स्टेटस। किसी मरीज का किडनी स्टेटस आपको पता करना है, उसकी किडनी कितनी काम कर रही है, सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, किडनी का असेसमेंट करना है, तो कौन सी लैब टेस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, कैसे आप पता करेंगे? ऑप्शन है, आप सोडियम और पोटेशियम का लेवल चेक करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। दूसरा, आप पता करेंगे एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस और हीमोग्लोबिन से। तीसरा है, आप पता करेंगे सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन से। और चौथा, आप पता करेंगे यूरिन एनालिसिस और यूरिन के कल्चर से। विच इज द रिलायबल इंडिकेटर फॉर असेसिंग द रीनल स्टेटस? कई बार पूछा हुआ सवाल एग्जाम के अंदर और बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया। वी हैव टू असेस सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन। ये वो टेस्ट है जिससे हम रीनल स्टेटस, किडनी फंक्शन टेस्ट का पता करते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज टेस्ट है रीनल फंक्शन का पता करने के लिए। और इसमें क्रिएटिनिन जो होता है, क्रिएटिनिन वो मोस्ट रिलायबल है, यूरिया नाइट्रोजन से भी ज्यादा मोस्ट रिलायबल। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे तो क्रिएटिनिन इज ए मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर फॉर रीनल फंक्शन। नॉन रीनल फैक्टर जो है वो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्रिएटिनिन को नहीं बढ़ा सकते। इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम की वैल्यू भी बढ़ सकती है, यूरिया की वैल्यू बढ़ सकती है, जो कि नॉन रीनल फैक्टर होता है। किडनी क्रिएटिनिन एकमात्र वो है जो किडनी में प्रॉब्लम होने की वजह से ही बढ़ता है। एबीजी और हीमोग्लोबिन जो है वो कभी भी रीनल स्टेटस का पता लगाने के लिए काम में नहीं लेते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर यहाँ पे दिया हुआ है, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पता इससे हमें चलता है। किडनी में डैमेज यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर से नहीं चलता, तो ये इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में यूज लेते हैं। इसलिए ए, बी और डी यहाँ पे रॉन्ग वन है, सी बिल्कुल करेक्ट है। सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन इज यूज्ड टू असेस द रीनल स्टेटस। Next, the client with pyelonephritis ask about how will I know whether the antibiotic are effectively treat my infection? मुझे कैसे पता चलेगा कि एंटीबायोटिक मेरे इन्फेक्शन को इफेक्टिवली ट्रीट कर रही है? What is the most appropriate response would be which of the following? क्या appropriate response आपका वहां होना चाहिए? फर्स्ट है, आफ्टर यू टेक द एंटीबायोटिक फॉर 2 वीक यू विल बी क्योर्ड। 2 वीक एंटीबायोटिक लेने के बाद में तुम ठीक हो जाओगे। द डॉक्टर कैन टेल बाय द कलर एंड ऑर्डर ऑफ योर यूरिन, यूरिन की कलर और ऑर्डर के आधार पे बताएंगे। डॉक्टर कैन डिटरमाइन योर प्रोग्रेस थ्रू यूरिन कल्चर, यूरिन कल्चर से आपकी प्रोग्रेस डिटरमाइन होती है। और व्हेन योर सिम्टम्स डिसअपियर यू विल नो दैट योर इन्फेक्शन इज गॉन। जब सिम्टम ठीक हो जाते हैं इसका मतलब तुम्हारा इन्फेक्शन भी ठीक हो गया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? पाइलोनेफ्राइटिस के पेशेंट ने पूछा है मुझे कैसे पता चलेगा कि एंटीबायोटिक इफेक्टिवली ट्रीट कर रही है मेरे इन्फेक्शन को, तो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं? तो देखिएगा, वो मरीज जिसको किडनी में इन्फेक्शन का हमें पता चला है, उसका यूरिन का कल्चर रिपोर्ट और एनालिसिस का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, उस मरीज को हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। एंटीबायोटिक जो होती है वो 2 से 4 सप्ताह तक प्रिस्क्राइब की जाती है। और उसके बाद में इन्फेक्शन ट्रीट हुआ या नहीं हुआ इसका पता लगाने के लिए हमें दोबारा से यूरिन कल्चर चेक करना पड़ता है, और वो स्टेराइल आ जाता है, इसका मतलब इन्फेक्शन ट्रीट हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कि हम कैसे पता चलते हैं, डिटरमाइन कैसे करते हैं प्रोग्रेस का, यूरिन कल्चर के द्वारा। ये एकमात्र तरीका है जिससे हम प्रोग्रेस का क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन। 2 से 4 सप्ताह एंटीबायोटिक देने के बाद में यूरिन कल्चर की जरूरत है, और यूरिन कल्चर से ही एंटीबायोटिक थेरेपी का इफेक्टिवनेस हम पता कर सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन जो है वो बैक्टीरिया की प्रेजेंस को डिटरमाइन करेगा। सिम्टम जो होते हैं, जैसे हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं 2 से 3 दिन में 48 टू 72 आवर्स के अंदर सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं। तो सिम्टम का डिसअपियर हो जाना, जो कि 2 से 3 दिन में ही हो जाएंगे, तो सिम्टम का डिसअपियर हो जाना इन्फेक्शन का ट्रीट हो गया, ऐसा नहीं है। इन्फेक्शन को ट्रीट होने में 2 से 3 सप्ताह लगते हैं, जबकि सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं 2 से 3 दिन में। इसलिए ये इंडिकेटर नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट हो गया है। जो है हमें एंटीबायोटिक 4 वीक तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। कलर और ऑर्डर से ये डिटरमाइन नहीं हो सकता, और 2 सप्ताह एंटीबायोटिक बहुत कम टाइम पीरियड है। इन्फेक्शन जब तक ट्रीट नहीं हो जाता, कम से कम 2 से 4 सप्ताह, ज्यादा से ज्यादा और लंबा खिंच सकता है।
जब तक कल्चर की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आ जाती। इसलिए ए, बी और डी रॉन्ग स्टेटमेंट है। सी बिल्कुल सही तरीका है ये पता करने का कि हमारी किडनी इंफेक्शन फ्री हुई या नहीं हुई, और अगर वो इंफेक्शन फ्री हो गई है तो अब हमें आगे एंटीबायोटिक देने का जरूरत नहीं है। Next, the client with acute pyelonephritis wants to know the possibility of developing chronic pyelonephritis. Acute pyelonephritis है मरीज को, और वो जानना चाहता है कि क्या उसको chronic pyelonephritis होने की संभावनाएं हैं। What is the response? Your response is based on knowledge that which of the following disorder most commonly leads to chronic. आपका रेस्पॉन्स जो है वो क्या होना चाहिए, नॉलेज के आधार पे कैसा होना चाहिए, मतलब ऐसा क्या फैक्टर है जो इसको क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटी कब बनती है, क्या ऐसा फैक्टर है जो ये पॉसिबल कर सकता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, कि तुम्हें एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है इसलिए तुम्हें क्रोनिक होने की संभावनाएं है। रिकरेंट यूटीआई, अगर तुम्हें बार बार यूटीआई हो तो तुम्हें पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी अगर फेल हो जाए तो तुम्हें पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तुम्हें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। क्या चीज है जो लीड करके क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस बना सकती है। हमने अभी पढ़ा था कि डायबिटीज मेलाइटस, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रीनल कैल्कुलाई, वो पाइलोनेफ्राइटिस करते हैं, किडनी में इंफेक्शन का कॉज होते हैं। तो अगर किसी मरीज को रिकरेंट यूटीआई हो तो रिकरेंट पाइलोनेफ्राइटिस होता है, और उससे पाइलोनेफ्राइटिस क्रोनिक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, रिकरेंट यूटीआई। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो मोस्ट कॉमनली रिकरेंट यूटीआई की वजह से ही होता है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस जो है उसमें उसकी वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर होता है। क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस होने के बाद में क्रोनिक रीनल फेलियर के कंडीशन में पेशेंट जो है वो चला जाता है। सिंगल जो कैसेज है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस का वो कभी भी क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट नहीं होता है। एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस का कोज कभी भी नहीं बनता है। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है वो एक इम्यूनोलॉजिक डिसऑर्डर है जो कि इन्फेक्शन वाली कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए वो पाइलोनेफ्राइटिस करे ये तो हो भी नहीं सकता। तो ए, सी और डी जो है यहाँ पे रॉन्ग वन है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि किसी मरीज को अगर रिकरेंट यूटीआई हो तो उसको क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन वी डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट विद स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शुड बी इंक्लूड। जब आप स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का टीचिंग प्लान बना रहे हैं तो क्या इंस्ट्रक्शन आप इंक्लूड करेंगे अपने टीचिंग प्लान के अंदर। द फर्स्ट ऑप्शन इज अवॉइड एक्टिविटी दैट आर स्ट्रेसफुल एंड अपसेटिंग, वो एक्टिविटी जो स्ट्रेसफुल और अपसेटिंग हो उसको अवॉइड करें। अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल, कैफीन और अल्कोहल अवॉइड करें। डोंट वियर ए गर्डल, गर्डल को वियर ना करें। और लिमिट फिजिकल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन ना करें। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का टीचिंग प्लान बनाना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन आप इंक्लूड करेंगे। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस वाली कंडीशन के अंदर वो सारे वो सारे सब्सटेंस हमें अवॉइड करने हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। और लास्ट लेक्चर सिस्टाइटिस के अंदर हमने पढ़ा था कि कैफीन और एल्कोहल और कोला ये जो होते हैं इनको अवॉइड करना होता है, क्योंकि ये चीजें जो होती है वो ब्लड का इरिटेंट होती है। इसलिए यहाँ करेक्ट आंसर बी बनेगा, वी हैव टू अवॉइड कैफीन एंड एल्कोहल बिकॉज दे इरिटेट आर ब्लडर। इमोशनल स्ट्रेस जो है वो कभी भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस से स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं होता, इसका संबंध इमोशन से नहीं होता है। जो है बेसिकली इसका रीजन जो होता है वो पेल्विक मस्कुलेचर के रिलैक्स होने की वजह से होता है ना, उसकी वजह से होता है। गर्डल जो होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में, तो गर्डल पहना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अवॉइड करने की जरूरत वहां पे नहीं रहती है। हम क्लाइंट में फिजिकल एक्सर्शन जो है वो लिमिट तो करते हैं, लिमिट जो है वो करते हुए, लेकिन इनकॉन्टिनेंस के एपिसोड्स जो है उसको अवॉइड करने के लिए, लेकिन ये जो है ट्रीटमेंट का तरीका नहीं है, मतलब आप फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करके उसको ट्रीट कर दें ऐसा नहीं है ना। तो लिमिट फिजिकल एक्सर्शन ठीक है, पर वो जो इरिटेंट है उससे ज्यादा अच्छा आंसर नहीं बनता है। इसलिए ए, सी और डी यहाँ पे गलत है, बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर अपन ने इरिटेंट अवॉइड किए तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा बी। नेक्स्ट है, क्लाइंट हैज अर्ज इनकॉन्टिनेंस
नेक्स्ट है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड वी एक्सपेक्ट टू फाइंड इन दिस क्लाइंट? कौन से साइन एंड सिम्टम हम एक्सपेक्ट करते हैं इस तरीके के मरीज में जिसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस है? क्या क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम आपको वहां पे मिल सकते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस वाले मरीज में? इनेबल टू एम्प्टी द ब्लाडर, वो मरीज जिसमें ब्लाडर एम्प्टी नहीं कर पा रहा है, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। लॉस ऑफ यूरिन व्हेन कफिंग, जैसे कफ करता है यूरिन का लॉस हो जाता है, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। इनवॉलेंटरी यूरिनेशन विद मिनिमल वार्निंग, बिना वार्निंग के यूरिन जो है वो इनवॉलेंटरली यूरिन कर लेता है, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। और फ्रीक्वेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, बार बार ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता है, ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस? क्या डेफिनेशन है अर्ज इनकॉन्टिनेंस का? वेरी गुड, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इनवॉलेंटरली यूरिनेशन विद मिनिमल वार्निंग, है ना। द कैरेक्टरिस्टिक जो होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस का, वो होता है इनवॉलेंटरली यूरिनेशन विद मिनिमल या वेरी लिटिल और विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग, बहुत छोटी वार्निंग या बहुत कम मिनिमल वार्निंग के साथ में इनवॉलेंटरली यूरिन को पास कर देना अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इनएबिलिटी टू एम्प्टी द ब्लैडर, इसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है? यूरिनरी रिटेंशन, जिसमें ब्लैडर पेशेंट एम्प्टी ही नहीं कर पाता है। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है लॉस ऑफ यूरिन व्हेन कफिंग, इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, है ना। थोड़ी सी कपिंग से अगर यूरिन लॉस होता है, ये पेल्विक की मसल के लूज होने की वजह से होता है, इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिनेशन, ये कॉमनली मेल क्लाइंट के अंदर देखने को मिलता है। कुछ प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई है या वुमन के अंदर डेवलप होता है जब उसमें वेसाइको वेजाइनल और यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला बन जाते हैं, तब इस तरह की ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन वहां पे देखने को मिलती है। तो मेल में प्रोस्टेट से संबंधित और फीमेल में फिस्टुला बन जाए, वेसाइको वेजाइनल और यूरेथ्रोवेजाइनल, तब इस तरीके का सिम्टम होता है। तो ए, बी और डी जो है यहाँ पे गलत जवाब है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन विद मिनिमल वार्निंग। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के मजेदार वीडियो को सुनने के लिए जुड़े हुए रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव 100% डालें। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए, क्योंकि ऐसा करने से आप कई सारे लोगों का एक साथ में भला कर सकते हैं। करने का कोशिश करिएगा और करके देखिएगा, अच्छा लगता है। धन्यवाद।